अध्याय 21 भगवान, ये पोष वाला है। फ्रॉस्ट ने आदित्य द्वारा भेजे गए 10 नवीनीकरण अधिसूचनाओं को देखा और उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। अकेले पहला राउंड 300,000 था और फिर दूसरा राउंड जारी रहा। एक सम्राट नवीनीकरण की लागत 30,000 है और 10 नवीनीकरण की लागत 300,000 है। साथ ही गोल्डन बीन वाउचर में अतिरिक्त 10% है। नवीनीकरण की संख्या इसके इरादे में बहुत स्पष्ट थी। छोटे स्ट्रीमर, जल्दी करो और दूसरा राउंड शुरू करो। अगर हम ये राउंड जीतते हैं तो हम चैंपियन होंगे, है ना? आदित्य ने एक संदेश भेजा। यांग माओई ने यह भी देखा कि आदित्य ने 10 सम्राट खातों का नवीनीकरण किया था। उसका मूड बेहद उत्साहित था। उसने 60 खजाने के नक्शों के साथ पिछला राउंड जीता था और अब आदित्य ने 10 सम्राट नवीनीकरण की व्यवस्था की, इसलिए उसे व्यावहारिक रूप से चैंपियनशिप जीतने की गारंटी थी, है ना? हाँ भाई लियांग, अगर हम ये राउंड जीतते हैं तो हम चैंपियन बन जाएंगे। यांग माओई ने तुरंत जवाब दिया और पीके आमंत्रण पर क्लिक किया। जैसे ही पीके शुरू हुआ, आदित्य ने तुरंत एक के बाद एक खजाने के नक्शे उपहार में देने शुरू कर दिए और ये खजाने के नक्शे टाइगर टीथ प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन पर छा गए, जिससे बड़ी संख्या में राहगीर यांग माओई की स्ट्रीम की ओर आकर्षित हुए। भाई लियांग, आप कमाल के हैं। यांग माओई ने उनकी अत्यधिक चापलूसी करना शुरू कर दिया। सच कहूं तो यांग माओई बड़े भाइयों की चापलूसी करने में माहिर नहीं थी, उसने पहले ऐसा नहीं किया था। आदित्य के गोल्डन बीन वाउचर की कीमत 345,000 थी, जिसका मतलब था 69 खजाने के नक्शे, और उसने उन सभी को उपहार में दे दिया। उसके खाते में अभी भी 134,000 टाइगर टीथ सिक्के थे और कुछ सोचने के बाद आदित्य ने 4 और सम्राट खातों को नवीनीकृत करना जारी रखा, जिससे उसे 132,000 गोल्डन बीन वाउचर मिले, जिससे उसके पास 14,000 टाइगर टीथ सिक्के रह गए। नवीनीकरण के बाद आदित्य ने फिर से खजाने के नक्शे भेजना शुरू कर दिया और बचे हुए बिखरे हुए गोल्डन बीन वाउचर और टाइगर टीथ सिक्कों का इस्तेमाल बड़े रॉकेट उपहार में देने के लिए किया। इस दौर में आदित्य ने यांग माओई की लाइव स्ट्रीम में 491,000 RMB मूल्य के उपहार दिए। उसकी स्ट्रीम की लोकप्रियता 10 मिलियन से बढ़कर 20 मिलियन से अधिक हो गई। पहली बार VIP सीटें भी 1000 से अधिक हो गईं। हालांकि उनमें से ज़्यादातर राहगीर प्रशंसक थे, लेकिन राहगीर प्रशंसकों के शामिल होने से उन्हें बने रहने का मौका मिल गया। यांग माओई ने विज्ञापन देने का अवसर जब्त करते हुए कहा, फॉक्स के लाइव स्ट्रीम में सभी का स्वागत है। यदि आप पास से गुजर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फॉक्स एक ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइज स्ट्रीमर है और जब समय होगा तो मैं सभी के लिए थोड़ा ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइज करूंगा। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइज। मैं अवाक हूँ। रुको, एक ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइज स्ट्रीमर को 1 मिलियन का इनाम मिला। अमीर लोगों के अनोखे शौक। क्या ये कोई अजीब ब्रॉडकास्ट एक्सरसाइज हो सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि फ्रॉस्ट ऐसे स्ट्रीमर से हार गया। मेरी सावधानीपूर्वक गणना के बाद भाई लियांग ने आज ठीक 1 मिलियन खर्च किए। चौंकाने वाला, जितना पैसा मैं अपने जीवन में कभी नहीं कमा सकता, इस आदमी ने उसे एक रात में खर्च कर दिया। अमीरों की खुशी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। फ्रॉस्ट की लाइव स्ट्रीम में ब्लूकिंग ने यांग माओई की स्ट्रीम में लगभग 500,000 पुरस्कारों को देखा और आह भरी, अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए केवल 1000 RMB बड़ा रॉकेट उपहार में दिया। क्षमा करें फ्रॉस्ट, ये राउंड बहुत कठिन है। ब्लूकिंग ने एक संदेश भेजा। फ्रॉस्ट ने उसे सांत्वना दी। कोई बात नहीं ब्लू ब्रदर, हम ये राउंड हार गए, लेकिन हम अगली बार और अधिक प्रयास करेंगे और अगले गिल्ड युद्ध में इसे वापस जीतने की कोशिश करेंगे। ब्लू किंग ने एक और संदेश भेजा। अगले गिल्ड युद्ध में जब तक कि कुछ अप्रत्याशित न हो जाए, हम चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे। आमतौर पर ब्लू किंग की तैयारी चैंपियनशिप को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त होती, लेकिन अब स्थिति सामान्य नहीं थी। 500,000 प्रति राउंड का गिल्ड युद्ध इतना बड़ा था कि बड़े गिल्ड में शीर्ष स्तरीय स्ट्रीमर भी मुश्किल पाते जब तक कि उनके पास उनका समर्थन करने के लिए गिल्ड संचालन न हो। टाइगर टीथ प्लेटफॉर्म पर एक सप्ताह में केवल 10 स्ट्रीमर थे जिनका राजस्व 1 मिलियन से अधिक था, और यह सिर्फ उनका राजस्व था। गिल्ड परिचालन पूंजी शामिल थी या नहीं, कौन जानता है। टाइगर टीथ प्लेटफॉर्म पर 10 में से 8 सम्राट खाते गिल्ड द्वारा संचालित किए गए थे और कई शीर्ष स्ट्रीमर के पास शीर्ष रैंकिंग में बहुत सारे सम्राट खाते थे। तो आप बाकी का अनुमान लगा सकते हैं। फ्रॉस्ट के लिए पीके का दूसरा दौर निराशा में समाप्त हुआ। पीके का कुल मूल्य 10,000 RMB से अधिक नहीं था। अंतर बहुत बड़ा था और अब और प्रयास करने का कोई मतलब नहीं था। ऐसी स्थिति में लाइव स्ट्रीम में प्रशंसकों के पास पुरस्कार देने की कोई प्रेरणा नहीं थी। लेकिन यांग माओई के लिए ये गिल्ड युद्ध एक सपने जैसा लगा। शुरुआत से लेकर चैंपियनशिप तक आदित्य द्वारा सम्राट खाते के नवीनीकरण को सक्रिय करने के साथ केवल एक रात में उसे लाखों पुरस्कार मिले।
उसके अनुबंध के अनुसार वह 300,000 कमा सकती थी। चैंपियन, मैं चैंपियन हूँ। भाई लियांग, आपके हर तरह के समर्थन के लिए धन्यवाद, मुझे उड़ने में मदद करने के लिए धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। यांग माओई ने खुशी से कहा। भाई लियांग को मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद देने के लिए मैंने उन्हें पुरस्कृत करने का फैसला किया है। चाहे भाई लियांग मुझे गाते हुए सुनना चाहें या मुझे नाचते हुए देखना चाहें, मैं गंभीरता से तब तक सीखूंगा जब तक मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेता। यांग माओई ईमानदारी से सहायता करें। आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया। आपने शुरू से ही कहा कि आप सुरबधिर हैं, तो क्या मैं वास्तव में आपको गाते हुए सुन सकता हूँ? जहाँ तक प्रसारण अभ्यास की बात है, मैं देखना नहीं चाहता। शायद हर कोई इससे थक गया है और शायद आप भी इसे करने से थक गए हैं। आदित्य ने संदेश भेजना जारी रखा। ये कैसा रहेगा? अगर मुझे भविष्य में किसी नामित ड्राइवर की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ड्राइव कर सकते हैं। क्या ये ठीक है? आदित्य ने संदेश भेजा। इस संदेश को भेजे जाने के बाद यांग माओई दंग रह गए। लाइव स्ट्रीम में कुछ प्रशंसकों ने चैट को स्पैम करना शुरू कर दिया। पवित्र बकवास, पवित्र बकवास, पवित्र बकवास, ये पोष वाला है। मुझे पता था, एक छोटा स्ट्रीमर संभवतः एक अमीर व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता है, लेकिन ये पोष वाला है। पोष वाला कमाल का है। आश्चर्य की बात नहीं, वह शीर्ष स्तरीय पोष 911 वाला व्यक्ति है। जब वह कार्य करता है तो यह हमेशा मिलियन स्तर पर होता है। छोटे स्ट्रीमर, क्या तुम्हें समझ में आया? क्या तुम वह पोष वाले हो? यांग माओई ने सीधे पूछा। आदित्य ने जवाब नहीं दिया, उसने लॉग आउट कर दिया क्योंकि लाइफ विनर सिस्टम ने उसे पहले ही उसके पुरस्कारों के लिए फीडबैक दे दिया था। अध्याय 22 उदार पुरस्कार। यांग माओई की लाइव स्ट्रीम में आदित्य से पूछने के बाद कि क्या वह पोष वाला लड़का है जिसने एक बार उसे अपना नामित ड्राइवर बनने के लिए कहा था, उसने देखा कि आदित्य के सम्राट खाते ने स्ट्रीम छोड़ दी थी। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस स्थिति ने यांग माओई को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। क्या बकवास है? आदित्य ने अभी अभी उसकी स्ट्रीम में लगभग 1 मिलियन खर्च किए थे, उसे अपना नामित ड्राइवर बने रहने के लिए कहा था और फिर छोड़ दिया। यांग माओई दंग रह गई। उसके लाइव स्ट्रीम में मौजूद प्रशंसक भी उतने ही हैरान थे। मुझे उल्टी आ रही है। क्या अमीर लोगों के लिए महिलाओं के साथ फ्लर्ट करना वाकई इतना आसान है? मुझे लगता है कि इस छोटे स्ट्रीमर का अंत हो गया है। पोष वाला लड़का बहुत कुशल है। जब उसने नामित ड्राइवर के लिए कहा तो उसने फ्लर्ट करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन अब वह लाइव स्ट्रीम में आता है और 1 मिलियन खर्च कर देता है। छोटा स्ट्रीमर क्या कह सकता है? मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। मुझे भी उससे प्यार है। छोटे स्ट्रीमर, क्या आपको लगता है कि पोष वाले को दूसरी गर्लफ्रेंड रखने में कोई आपत्ति होगी? यांग माओई ने प्रशंसकों की टिप्पणियों को अनदेखा किया और वीचैट पर आदित्य को एक संदेश भेजा। पोष वाला। आदित्य को यांग माओई का संदेश मिला, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पोष 911 कार की चाबी की एक तस्वीर भेजी और अपडेट के लिए उत्सुकता से लाइफ विनर सिस्टम की जांच की। स्ट्रीमर नो मोर फॉक्स स्पिरिट को गिल्ड युद्ध जीतने में सफलतापूर्वक मदद करने के लिए होस्ट को बधाई। ये देखते हुए कि स्ट्रीमर की संतुष्टि उच्चतम एसएसएस स्तर पर है, होस्ट को 3 पुरस्कार प्राप्त होंगे। पुरस्कार 1, होस्ट को एक 3x के बीच एक यादृच्छिक गुणक के साथ लाइव स्ट्रीमिंग खपत कैशबैक प्राप्त होता है। पुरस्कार 2, होस्ट को उन्नत अंग्रेजी प्रवीणता प्राप्त होती है। पुरस्कार 3, होस्ट को लॉटरी का अवसर मिलता है। क्या होस्ट रिवॉर्ड 1 और रिवॉर्ड 3 का उपयोग करना चाहेगा? लाइफ विनर सिस्टम ने पूछा। हाँ, आदित्य ने अपनी पसंद बताई। रिवॉर्ड 1, बधाई हो, होस्ट को 3x लाइव स्ट्रीमिंग खपत कैशबैक मिला है, जो कुल 3 मिलियन RMB है। क्या आप इसे निकालना चाहेंगे? आदित्य ने सावधानी से पूछा। अगर मैं निकालता हूं, तो पैसे मुझे कैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे? फंड को वित्तीय बाजार की आय के माध्यम से होस्ट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रत्येक लेनदेन को ट्रैक किया जा सकता है और सभी फंड कानूनी हैं। कृपया निश्चिंत रहें, होस्ट। लाइफ विनर सिस्टम ने जवाब दिया। आदित्य ने अंदर ही अंदर आह भरी, यह महसूस करते हुए कि लाइफ विनर सिस्टम वास्तव में शक्तिशाली था। वित्तीय बाजार से 3 मिलियन का ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं था। तुरंत निकाल लें, आदित्य ने जवाब दिया। आदित्य ने लाइफ विनर सिस्टम से अपना दैनिक वेतन नहीं निकाला था, बल्कि उसे वहीं सहेजना चुना था, क्योंकि उसे लगा कि अब उसके लिए प्रतिदिन 8000 RMB बहुत कम है। 1 मिलियन टाइगर टीथ कॉइन के साथ इस लाइव स्ट्रीम गिल्ड वॉर ने उसे 3 मिलियन RMB का इनाम, अंग्रेजी दक्षता कौशल और लॉटरी का मौका दिलाया। सौभाग्य से उसने अपना खुद का लाइव स्ट्रीमिंग अकाउंट नहीं बनाया और 1 मिलियन टाइगर टीथ कॉइन खुद पर खर्च नहीं किए, अन्यथा उसे बदले में केवल 200,000 से 300,000 RMB ही मिलते। एक बहुत बड़ा नुकसान। 2666 पर समाप्त होने वाले आपके कार्ड को 22 जून को रात के 11:49 बजे 3 मिलियन RMB मिले हैं। आपका बैलेंस 3,20,685 RMB है।
गोंगशांग बैंक। आदित्य ने थोड़ा मुस्कुराते हुए गोंगशांग बैंक से संदेश देखा। 1 मिलियन टाइगर टीथ कॉइन जिन्हें उसने शुरू में बेकार समझा था, वे 3 मिलियन RMB में बदल गए थे। यह आश्चर्यजनक था। पुरस्कार 3 सक्रिय हुआ। बधाई हो, होस्ट ने बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड जीता है, जो खरीद पर एक 3x कैशबैक के लिए 5 मौके प्रदान करता है, जिसमें प्रति लेनदेन अधिकतम खरीद सीमा 50,000 RMB है। पुरस्कार 1 के बिना आदित्य बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड से बहुत खुश होता, लेकिन चूंकि रिवॉर्ड 1 ने उसे पहले ही 3 मिलियन RMB कैशबैक दे दिया था, इसलिए यह बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड थोड़ा निराशाजनक लगा। आखिरकार प्रत्येक कैशबैक अधिकतम खरीद सीमा पर सीमित होगा और 5 मौकों के साथ कुल कैशबैक केवल 750,000 RMB होगा और अधिकतम वह शुद्ध लाभ में 500,000 RMB कमाएगा। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा था। आदित्य को अभी भी लगा कि यह बहुत अच्छा था। वैसे सिस्टम आप अपग्रेड कैसे करते हैं? आदित्य ने पूछा। लाइफ विनर सिस्टम ने तुरंत आदित्य के दिमाग में संबंधित जानकारी प्रदर्शित की। होस्ट आदित्य स्तर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्तर 1 रिजर्व 71,241 RMB आशीर्वाद 0.1 RMB सेकंड अनुभव 638/1 लाख उपस्थिति 70। आदित्य ने अनुभव अनुभाग देखा और महसूस किया कि 638 अनुभव अनक्रेफिश पर खर्च करने से आए थे। क्या टाइगर टीथ लाइव स्ट्रीमिंग पर मेरा खर्च गिना जाता है? आदित्य ने पूछा। टाइगर टीथ लाइव स्ट्रीमिंग पर होस्ट का खर्च सिस्टम द्वारा प्रदान की गई आभासी मुद्रा माना जाता है और इसे अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। यदि होस्ट टाइगर टीथ लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिचार्ज करता है तो इसे उपभोग अनुभव के रूप में गिना जाएगा। लाइफ विनर सिस्टम ने जवाब दिया। आदित्य सिर्फ जिज्ञासावश पूछ रहा था। आखिरकार उसने अभी अभी 3 मिलियन कमाए थे। इसके अलावा उसे बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड भी मिला था। कल वह सिस्टम अपग्रेड की योजना बनाएगा और देखेगा कि क्या उसकी दैनिक आशीर्वाद आय में वृद्धि हो सकती है 0.1 RMB से 1.0 RMB प्रति सेकंड। अगर उनकी आशीर्वाद आय प्रति सेकंड 1 RMB तक बढ़ जाती है तो ये 10 गुना वृद्धि होगी, जिसका मतलब है कि मासिक वेतन 2.5 मिलियन से अधिक होगा। ये सालाना 30 मिलियन से अधिक था। बस इसके बारे में सोचना रोमांचक था। कभी कभी आपको बस सपने देखने की हिम्मत करनी होती है। केवल सपने देखने से ही आप प्रयास करने के लिए एक दिशा पा सकते हैं। क्या होगा अगर यह वास्तव में हो जाए? अध्याय 23 नन्हा स्ट्रीमर दरवाज़ा बंद कर रहा है। अगले दिन सुबह 8 बजे के करीब आदित्य उठा और नहाने के बाद उसे लिविंग रूम में टेबल पर एक नोट मिला। उसकी मां ने एक संदेश छोड़ा था जिसमें कहा गया था कि उसे ओवरटाइम काम करना है और वह रात का खाना बनाने के लिए घर नहीं आएगी। उसने उसके लिए 100 RMB छोड़े थे जिसमें उसे बाहर खाने के लिए कहा गया था। नोट नीचे रखने के बाद आदित्य ने एक कटोरे के नीचे 100 RMB देखा। वह मुस्कुराया, पैसे की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि उसकी मां कितनी विचारशील थी। उसने 100 RMB अलग रख दिए और लाइफ विनर सिस्टम को अपग्रेड करने और बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड की व्यवस्था करने का फैसला किया। आदित्य स्टारलाइट सेंटर की ओर चल पड़ा जहां उसकी कार खड़ी थी। जैसे ही वह पार्किंग में गया उसे एक अप्रत्याशित अतिथि देखकर आश्चर्य हुआ। यांग माओई उसकी कार के पास था। नन्हा स्ट्रीमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य ने सीधे पूछा। यांग माओई ने पलटकर कहा, क्या तुमने मुझे फिर से अपना नामित ड्राइवर बनने के लिए नहीं कहा? आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने आज शराब नहीं पी। क्या मुझे अब भी नामित ड्राइवर की ज़रूरत है? उद्धरण चिन्ह। यांग माओई अवाक रह गई। उसने सोचा था कि आदित्य द्वारा उसके लाइव स्ट्रीम में 1 मिलियन खर्च करने के बाद उसे उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। उसने उससे मिलने की पहल भी की, उम्मीद थी कि वह उसके साथ फ्लर्ट करेगा। लेकिन ये क्या था? क्या वह वास्तव में उसके साथ एक नामित ड्राइवर की तरह व्यवहार कर रहा था? उसे एक बार ड्राइव करने के लिए 1 मिलियन। यांग माओई ने कसम खाई कि वह आदित्य को दिवालिया बना सकती है। ये बहुत बुरा था कि उसे नहीं पता था कि आदित्य द्वारा खर्च किए गए मिलियन में उसे एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। इसके बजाय उसने 3 मिलियन नकद कमाए, अंग्रेजी दक्षता कौशल हासिल किया और यहाँ तक कि एक बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड भी प्राप्त किया। क्या आज आपके पास स्ट्रीम नहीं है? आदित्य ने पोर्श 911 टर्बो एस का ताला खोला। यांग माओई ने सहजता से यात्री का दरवाज़ा खोला। जब आदित्य ड्राइवर की सीट पर बैठी तो उसने जवाब दिया, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं यांग माओई हूँ। यांग का मतलब पेड़, माओई का मतलब फलता फूलता और ही का मतलब शांत। आदित्य के जवाब देने से पहले यांग माओई ने आगे कहा, कल गिल्ड युद्ध जीतने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं आज स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं शाम को फिर से स्ट्रीम करूँगा। आदित्य ने अपना परिचय दिया। आदित्य, शांति से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अच्छा आदमी वापस आ गया है। ठीक है, गिल्ड युद्ध खत्म हो गया है। आज हम क्या कर रहे हैं? आदित्य ने पोर्श 911 शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र IFC की ओर जाने के लिए तैयार। उच्च स्तरीय लग्जरी ब्रांड लगभग सभी IFC में एकत्र हुए थे।
चूंकि उसे सिस्टम अपग्रेड की व्यवस्था करनी थी और बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड का उपयोग करना था, इसलिए आईएफसी सबसे अच्छा विकल्प था। बेशक, मैं यहाँ एक अमीर आदमी से मिलने आया हूँ। यांग माओई ने आदित्य की ओर आंखें घुमाईं। हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य ने उत्तर दिया, आईएफसी। खरीदारी? यांग माओई ने पूछा। नहीं तो, आदित्य ने उपहास किया। आईएफसी में लग्जरी ब्रांड के अलावा और क्या देखने लायक है? यांग माओई ने आंखें घुमाईं। उसकी बात सही थी और वह बहस नहीं कर सकती थी। तुम क्या खरीदने की योजना बना रहे हो? यांग माओई ने उत्सुकता से पूछा। आदित्य ने कल रात अपने लाइव स्ट्रीम में लगभग 1 मिलियन खर्च किए थे और वह वास्तव में उत्सुक थी कि वह क्या खरीदने जा रहा है। मुझे नहीं पता, बस इधर उधर देख रहा हूँ। अगर कोई चीज़ मेरी नज़र में आती है तो मैं उसे खरीद लूँगा, आदित्य ने उत्तर दिया। यांग माओई की आंखें चमक उठीं। क्या मैं वहाँ रहते हुए लाइव जा सकती हूँ? वह एक आउटडोर स्ट्रीमर थी और अगर आदित्य लग्जरी ब्रांड स्टोर पर खरीदारी कर रही होती तो उसे लगता कि लाइव स्ट्रीमिंग से कुछ ध्यान आकर्षित करने में मदद मिलेगी। आखिरकार, लग्जरी ब्रांड लाइव स्ट्रीम दुर्लभ थे। आमतौर पर, अगर आप खरीदारी नहीं कर रहे होते तो वे आपको उन स्टोर में फिल्म या स्ट्रीम करने की अनुमति नहीं देते। लेकिन अगर आप खरीदारी कर रहे होते तो यह एक अलग कहानी होती। आप कर सकते हैं, लेकिन सामान्य नियम लागू होता है, क्या ये ठीक है? आदित्य ने पूछा। सामान्य नियम का मतलब था कि यांग माओई स्ट्रीम कर सकते थे, लेकिन कैमरे पर आदित्य को फिल्म नहीं कर सकते थे। यांग माओई ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, चिंता मत करो, अच्छे आदमी भाई फैसले लेते हैं। तुम कितने साल के हो, मुझे भाई कह रहे हो? आदित्य ने बिना किसी रोक टोक के चिढ़ाया। मैंने अभी अभी हाई स्कूल पूरा किया है, तुम कितने साल के हो, फॉक्स स्पिरिट? यांग माओई ने उसे एक मोहक नज़र से देखा। मैंने भी अभी अभी हाई स्कूल पूरा किया है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। आदित्य ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आदित्य ने उसकी उम्र के बारे में और कुछ नहीं पूछा। आखिरकार, एक महिला की उम्र एक रहस्य थी, है न? लगभग आधे घंटे बाद आदित्य यांग माओई को आईएफसी ले गई। यांग माओई ने पहले ही अपना आउटडोर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया था। उसने कैमरे को संबोधित किया, नमस्ते कुत्ते दर्शकों, आज एक आउटडोर लाइव स्ट्रीम है और फॉक्स आपको प्रतिष्ठित आईएफसी में लग्जरी ब्रांडों की खरीदारी के दौरे पर ले जाने वाला है। रुको, मैं पोश वाले को देख रहा हूँ। मुझे उल्टी आ रही है। क्या स्ट्रीमर उसके लिए गिर गया? मुझे भी उल्टी आ रही है। तो क्या अमीर लोग ऐसा कर सकते हैं? मैं सिर्फ पोश वाले को देखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ पोश 911 टर्बो एस देखना चाहता हूँ। यांग माओई ने इन टिप्पणियों को नज़रअंदाज किया और आगे कहा, इस लग्जरी ब्रांड लाइव स्ट्रीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने एक अनाम दर्शक को आमंत्रित किया है जो इस लाइव स्ट्रीम को शुरू से अंत तक प्रायोजित करेगा। अनाम दर्शक? सच में? क्या पोश वाले का कोई नाम नहीं है? दिखावा करना बंद करो, अच्छे आदमी भाई, मुझे पता है कि यह तुम हो। अच्छे आदमी के लिए आह्वान भाई। अच्छा आदमी भाई कमाल है। अगर मेरे पास 1 मिलियन होते तो मैं भी कमाल होता। छोटे स्ट्रीमर, मैं तुम्हें आईएफसी के लिए पार्किंग टिप देता हूँ। आदित्य मुस्कुराया और बोला, क्या पार्किंग टिप? यांग माओई उत्सुक था। लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी उत्सुक थे। पार्किंग टिप क्या है? अध्याय 24 व्यवहारिक पार्किंग टिप। शेंकिंग एक जादुई शहर है। जब आपको लगता है कि आप पहली मंजिल पर हैं तो आप वास्तव में 8वीं मंजिल पर हैं। जब आपको लगता है कि आप 20वीं मंजिल पर हैं तो आप वास्तव में पहली मंजिल पर हैं। आईएफसी में लग्जरी ब्रांड बिक्री क्षेत्र 4थी मंजिल पर है, लेकिन यह वास्तव में समतल स्तर पर है। यदि आप भूमिगत पार्किंग गराज में पार्क करते हैं तो ये काफ़ी असुविधाजनक हो सकता है। आदित्य ने यांग माओई की पूछताछ का जवाब नहीं दिया। उसने बस समतल सड़क के किनारे क्रिश्चियन डायर स्टोर के ठीक सामने कार पार्क की। यह पार्किंग स्थल बहुत सुविधाजनक था क्योंकि वह कार से उतर सकता था और सीधे लग्जरी ब्रांड बिक्री क्षेत्र में जा सकता था। छोटा स्ट्रीमर, कार से बाहर निकलो, आदित्य ने पुकारा। यांग माओई के मन में कई सवालिया निशान थे। सड़क के किनारे नो पार्किंग का संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और फिर भी आदित्य ने बिना किसी कार के वहां पार्क किया था। क्या ये वास्तव में ठीक था? अरे, क्या यहाँ पार्किंग करना वाकई ठीक है? यांग माओई ने जल्दी से पूछा जैसे ही वह उसके पास पहुंची। क्या यहाँ नो पार्किंग साइन नहीं है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर यह एक साधारण कार होती तो सुरक्षाकर्मी आपको भूमिगत पार्किंग में जाने के लिए कहते, लेकिन पोश 911 के साथ सुरक्षाकर्मी आंख मूंदकर काम करना पसंद करते हैं। यह एक व्यवहारिक पार्किंग टिप है, समझे? आदित्य ने मजाक किया। यांग माओई ने उस पर आंखें घुमाईं। उसके लाइव स्ट्रीम में प्रशंसक टिप्पणियों से पागल हो रहे थे। बेशक, यह एक व्यवहारिक टिप है। अगर मेरे पास पोश 911 होती तो मैं भी उस तरह पार्क कर सकता था। मैं एक फरारी चुनूंगा। लैम्बोर्गिनी कैसी रहेगी? मुझे आश्चर्य है कि क्या आरआर काम करती है। मुझे लगता है कि एक बड़ी BYD भी काम करती है। आमंत्रण के लिए धन्यवाद।
शेंकिंग में ये सच है, सुपरकारें अपनी मर्जी से सड़क किनारे पार्क होती हैं, जबकि बीबीए स्तर की कारों को भूमिगत गराज में जाना पड़ता है। पोर्श वाला क्या खरीदना चाहता है, ये जानने के लिए उत्सुक हूँ। टिप्पणियां पढ़ते समय यांग माओई ने पूछा, आप क्या खरीदना चाहते हैं? आदित्य ने सहजता से उत्तर दिया, चलो देखते हैं। वैसे क्या आप कुछ खरीदना नहीं चाहते? यांग माओई के उत्तर देने से पहले आदित्य ने कहा, लड़कियों को बैग पसंद होते हैं, है ना? यांग माओई ने तुरंत मना कर दिया, मैं कुछ नहीं खरीदूंगी। हालांकि यांग माओई ने कल अपने लाइव स्ट्रीम में लाखों की कमाई की थी, लेकिन वह पैसा तुरंत नहीं चुकाया जा सकता था। एक अंशकालिक और छोटे समय की स्ट्रीमर के रूप में उसके पास उच्च स्तरीय ब्रांड खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। चलो पहले क्रिश्चियन डायर को देखें, आदित्य ने कहा। वह डायर को क्रिस्टियन कहना पसंद करता था क्योंकि डायर कहना जल्दी ही थोड़ा अजीब लगता था। क्रिश्चियन डायर के सेल्स पर्सन ने पहले ही देख लिया था कि आदित्य और यांग माओई पोस्ट 911 से आए थे, और भले ही यांग माओई अपना फ़ोन ऐसे पकड़े हुए थी जैसे कि वे लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हों, लेकिन स्टाफ ने इसे अनदेखा करना चुना। स्वागत है, एक सेल्सपर्सन ने आदित्य का अभिवादन किया। आदित्य ने नाम टैग पर नज़र डाली और देखा कि सेल्सपर्सन का अंग्रेजी नाम एलिसिया था। उसने जवाब दिया, मुझे आपके समर कलेक्शन पर एक नज़र डालने दीजिए। ओह, और समर कपड़े जो उस पर सूट करेंगे। यांग माओई ने तुरंत मना कर दिया, मैं कुछ नहीं खरीदूंगी। एलिसिया ने यांग माओई को अनदेखा कर दिया। अब तक उसकी सूझबूझ तेज हो चुकी थी और वह जानती थी कि यांग माओई सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रीमर है। हालांकि आदित्य ज़्यादा खर्च करने वाली थी। खरीदना या न खरीदना बाद का फैसला है। चलो पहले एक नज़र डालते हैं, आदित्य ने कहा। चलो, मुझे अपना फ़ोन दो, मैं लाइव स्ट्रीम में तुम्हारी मदद करूंगी, आदित्य ने कहा। वैसे रियर कैमरा चालू करो और मैं तुम्हें फिल्मा लूंगा। यांग माओई ने आज्ञाकारी ढंग से कैमरा चालू किया और अपना फ़ोन आदित्य को थमा दिया। आदित्य ने फ़ोन लिया और लाइव स्ट्रीमर में बदल गई। नमस्ते दर्शकों, मैं आपकी नई होस्ट हूँ। आज का लाइव स्ट्रीम एक छोटी स्ट्रीमर को फैशन आइकन में बदलने के बारे में है। एलिसिया ने यांग माओई को हाई एंड रेडी टू वेयर महिलाओं के सेक्शन में ले जाया और कपड़ों से परिचय कराना शुरू किया, टी शर्ट से लेकर स्कर्ट और लंबी ड्रेस भी। इस बीच आदित्य ने लाइव स्ट्रीम जारी रखी और दर्शकों से बातचीत की। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया कि कर्मचारी क्या कह रहे हैं, ये बहुत पेशेवर लगता है, लेकिन टी शर्ट बदसूरत है, स्कर्ट में शान नहीं है, चलो बस एक लंबी ड्रेस लेते हैं। ये कहने के बाद आदित्य ने एक रंगीन लंबी ड्रेस की ओर इशारा किया और कहा, वह ले आओ। यांग माओई की लंबाई लगभग 168 से 170 सेमी थी, इसलिए एक लंबी ड्रेस निश्चित रूप से उन पर अच्छी लगेगी। एलिसिया ने आदित्य के निर्देशों का पालन करते हुए रंगीन लंबी ड्रेस ली और फिटिंग रूम में ले जाने से पहले यांग माओई को दे दी। आदित्य ने फ़ोन पकड़ा और दर्शकों से बातचीत की। आप लोगों को टिप्पणियों को स्पैम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या फिटिंग रूम में फ़िल्म बनाना ठीक है? क्या 110 ने मेरे लिए पहले से ही सब कुछ सेट कर दिया है? कुछ ही क्षणों बाद यांग माओई फिटिंग रूम से रंगीन लंबी ड्रेस पहनकर बाहर आईं। जैसा कि आदित्य ने उम्मीद की थी, ड्रेस उन पर बहुत अच्छी लग रही थी, जिससे गुणवत्ता का एहसास हो रहा था। दर्शकों, क्या आपको लगता है कि यह अच्छी लग रही है? आदित्य ने पूछा, हालांकि वह वास्तव में उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार नहीं कर रहा था। छोटी सी लड़की, आपको क्या लगता है? आदित्य ने फिर से पूछा। यांग माओई ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन सच्चाई से जवाब दिया, ये बहुत आरामदायक लगता है। सामग्री नरम है और यह सांस लेने योग्य, गैर घुटनदार एहसास है। यह महसूस होता है ये त्वचा के लिए बहुत ही सुखद है और इसमें कोई असुविधा नहीं है, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा है, उसने आगे कहा। लाइव स्ट्रीम में दर्शक तुरंत उत्सुक हो गए। एक लंबी ड्रेस वास्तव में कितनी महंगी हो सकती है? अध्याय 25। क्या आप पूछ सकते हैं कि क्या दयालु सज्जन को अभी भी एक रखेल की आवश्यकता है? क्रिश्चियन स्टोर में यांग माओई रंगीन लंबी स्कर्ट की गुणवत्ता का ईमानदारी से मूल्यांकन कर रहे थे, फिर उन्होंने बताया कि कीमत बहुत महंगी थी। स्टोर क्लर्क आलिया ने समझाया, ये लंबी स्कर्ट इस साल के लिए हमारा नवीनतम डिज़ाइन है, जो रंगीन शहतूत रेशम से हाथ से बनाई गई है। न केवल इसका रंग ताज़ा और प्राकृतिक है, बल्कि इसमें त्वचा के अनुकूल गुण भी हैं। ये सांस लेने योग्य है और गर्मियों के लिए बहुत उपयुक्त है। आदित्य ने बीच में कहा, ये कितना है? इसकी कीमत केवल 57,000 रुपये है, स्टोर क्लर्क आलिया ने जवाब दिया। लाइव स्ट्रीम चैट में बुलेट कमेंट्स की बारिश आ गई। मुझे उल्टी आ रही है। 57,000 में एक स्कर्ट? गरीबी मेरी कल्पना को सीमित कर रही है। मैंने पहले ही टाओबाओ पर केवल 58 रुपये में वही स्टाइल पा लिया है। आदित्य ने हमेशा की तरह बुलेट कमेंट को नज़रअंदाज कर दिया। उसने बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड के नियमों की जांच की, जिसमें अधिकतम कैशबैक 50,000 रुपये है। अगर कुल 50,000 से ज़्यादा है तो इसकी गणना 50,000 के रूप में की जाएगी। मैं इसे खरीदूंगा। कार्ड स्वाइप करो। आदित्य ने अपना क्रेडिट कार्ड थमा दिया। आलिया दंग रह गई।
सच कहूँ तो भले ही आलिया क्रिश्चियन में स्टोर क्लर्क थी, लेकिन उसे लगा कि स्कर्ट के लिए 57,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। यांग माओई ने मना कर दिया। अच्छा सर, ऐसा मत करो। आदित्य ने अपना हाथ हिलाया। इसे टिप समझो, ये स्कर्ट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है और मुझे भी ये पसंद है। आलिया ने आदित्य का क्रेडिट कार्ड लिया, उसे मोबाइल पीओएस मशीन में स्वाइप किया। आदित्य ने अपना पासवर्ड डाला और रसीद प्रिंट की, जिसमें पुष्टि की गई कि भुगतान सफल रहा। आदित्य ने यांग माओई को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या तुम ऊंची एड़ी के जूते पहन सकती हो? यांग माओई ने सिर हिलाया। तो चलो तुम्हारे लिए ऊंची एड़ी के जूते लेते हैं, आदित्य ने आदेश दिया। जब आलिया यांग माओई को जूते पहनने में मदद कर रही थी, तब आदित्य ने अपना पहला बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड इस्तेमाल किया। उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसे पहली कोशिश में ही ट्रिपल कैशबैक मिल गया। मूल रूप से 57,000 रुपये खर्च करने पर उसे 150,000 रुपये वापस मिले, जिससे उसे 93,000 रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। आदित्य को लगा कि पैसे खर्च करने का ये तरीका बहुत संतोषजनक है। दुर्भाग्य से बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड में केवल 5 कैशबैक अवसर थे। कुछ मिनट बाद आलिया ने यांग माओई के लिए काले रंग की सांस लेने वाली गर्मियों की ऊंची एड़ी के जूते की एक जोड़ी की सिफारिश की। आदित्य ने उन्हें देखा और तुरंत कहा, कार्ड स्वाइप करें। इस बार यांग माओई ने उसे नहीं रोका। उसे ये जूते पसंद आए और वे बहुत महंगे भी नहीं थे, केवल 8,600 रुपये। 57,000 रुपये की स्कर्ट की तुलना में एक जोड़ी जूते के लिए 8,600 रुपये बहुत बुरे नहीं लगे, है न? इस खरीदारी के लिए आदित्य ने बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यह किफ़ायती नहीं था। आदित्य ने यांग माओई के पुराने कपड़े और जूते वाला हैंडबैग लिया और अपना फ़ोन उसे थमा दिया। अब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो आपके दर्शक अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं इतने लंबे समय से होस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन वे उपहार नहीं भेजते हैं और वे मुझे हैंडसम भी नहीं कहते हैं। मुझे वाकई बहुत दुख हो रहा है। यांग माओई ने उसे एक तरफ से देखा। उसने फ़ोन उठाया, पहले कहा, धन्यवाद अच्छे सर। फिर उसने लाइव स्ट्रीम चैट को देखा। 8,000 से ज़्यादा में एक जोड़ी हाई हील्स, मैं हैरान हूँ। नहीं, मैं उपहार नहीं भेजूंगा। ये कहना कि तुम सुंदर हो असंभव है। थोड़ी ईर्ष्यालु आत्मा गुजर रही है। तुम केवल स्कर्ट और हील्स की कीमतों से क्यों चिंतित हो? इस बात की परवाह क्यों नहीं करती कि छोटी स्ट्रीमर पहले ही खत्म हो चुकी है? पोष वाला, छोटी लोमड़ी, तुम मेरे 5 उंगलियों के पहाड़ से कैसे बच सकती हो? पोष वाला, बहुत दिखावटी है ये छोटी स्ट्रीमर, मुझे लगता है कि वह पहले ही खत्म हो चुकी है। मैंने कल 1 मिलियन खर्च किए और आज मैं छोटी स्ट्रीमर को लग्जरी शॉपिंग में शामिल कर रहा हूँ। क्या आज रात पूरी तरह से पागलपन भरी आउटपुट वाली होगी? यांग माओई ने लाइव स्ट्रीम की बुलेट टिप्पणियों को देखा। उसका चेहरा थोड़ा लाल था, लेकिन उसने खंडन या स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह ये नहीं बता सकती थी कि वह इस समय आदित्य के बारे में क्या महसूस कर रही थी। अगर वह कहती कि उसके मन में कोई भावनाएं नहीं हैं, तो यह निश्चित रूप से झूठ होगा। लेकिन सीधे खुद को सौंपना भी असंभव लग रहा था। तो हम आगे किस स्टोर पर जा रहे हैं? यांग माओई ने पूछा। मेरे लिए कुछ मत खरीदो, मुझे यह नहीं चाहिए। आदित्य ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम आड़ू के बारे में सोच रहे हो, छोटे स्ट्रीमर? यांग माओई के मन में कई सवाल थे। आदित्य ने मजाक किया, मैं पहले तुम्हारे लिए खरीद रहा हूं ताकि तुम खुद को पैक कर सको। नहीं तो जब हम बाद में किसी दूसरे स्टोर में जाएंगे तो तुम्हें प्रवेश द्वार पर रोका जा सकता है। क्या ये शर्मनाक नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। यांग माओई ने अविश्वास में आदित्य को देखा। लाइव स्ट्रीम के दर्शक मजाक उड़ाते हुए पागल हो गए। ये पोष वाला बहुत प्रभावशाली है। इसे प्यार करो, इसे प्यार करो। मैं इस शरारती छोटे लड़के को प्यार करता हूँ। क्या होस्ट पोष वाले से पूछ सकता है कि क्या उसे गर्लफ्रेंड चाहिए? अगर पोष वाले की गर्लफ्रेंड है तो क्या उसे बदलने में कोई आपत्ति होगी? अगर उसे बदलने में कोई आपत्ति है तो क्या उसे एक और गर्लफ्रेंड जोड़ने में कोई आपत्ति होगी? मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। मैं लड़ाई या बहस नहीं करूँगी, मैं चुपचाप रखेल बन जाऊँगी। यांग माओई ने दर्शकों की टिप्पणियों को देखा, उन्हें अनदेखा करने में असमर्थ, लेकिन उसने न देखने का नाटक किया। हालांकि उसके दिल में एक विचार आया और वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाई कि क्या आदित्य की कोई गर्लफ्रेंड है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो क्या होता? यांग माओई खुद को दूर के भविष्य की कल्पना करने से नहीं रोक पाए। अध्याय 26। कृपया इस तरह की और अच्छी चीजें। गुजिन सेंटर के हाई एंड ब्रांड बिक्री क्षेत्र में आदित्य और यांग माओई एलवी लुई वुइटन स्टोर में चले गए। कर्मचारियों ने यांग माओई को अपना फ़ोन पकड़े हुए देखा और तुरंत महसूस किया कि वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। आखिरकार लाइव स्ट्रीमिंग उद्योग फल फूल रहा है और उनके स्टोर पर पहले भी स्ट्रीमर आ चुके हैं। शुरू में कर्मचारी यांग माओई को रोकने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह क्या पहन रही थी तो वे तुरंत रुक गए और उसके बजाय उसका गर्मजोशी से अभिवादन किया। इन समझदार हाई एंड ब्रांड कर्मचारियों ने स्वाभाविक रूप से अन्य ब्रांडों के उत्पादों को पहचान लिया।
नमस्ते, लुई वुइटन में आपका स्वागत है। कर्मचारियों ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। आदित्य ने थोड़ा सिर हिलाया। चलो आपके समर कलेक्शन पर एक नज़र डालते हैं। एलवी हाई एंड लग्जरी मार्केट में एक निर्विवाद ब्रांड था। ये सबसे दिखावटी और व्यापक रूप से पहचाना जाने वाला लग्जरी ब्रांड था। जब लोग हाई एंड लग्जरी ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो एलवी सबसे पहले दिमाग में आता है, यहाँ तक कि आम लोगों के दिमाग में भी। यहाँ तक कि कभी कम प्रोफाइल वाले हेमीज ने भी बाद में एलवी की रणनीति को अपनाया और अपने लोगों को साहपूर्वक प्रदर्शित किया। अगर विशाल एच लोगो दिखाई नहीं देता तो कौन जान सकता है कि यह हेमीज है। एलवी अपने लोगो भारी स्टाइल के लिए जाना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह स्टाइल एलवी द्वारा सबसे अच्छा किया गया था और कोई भी इसे दोहरा नहीं सकता था, यहाँ तक कि गुची भी नहीं, जिसने कोशिश की थी लेकिन कभी इसमें महारत हासिल नहीं की। एलवी स्टोर में आदित्य ने जल्दी से एक बैकपैक, 2 टी-शर्ट और 2 जोड़ी शॉर्ट्स चुने और कुल मिलाकर 50,000 से अधिक, ठीक 54,000 आए। इस खरीदारी के लिए आदित्य ने एक बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड का इस्तेमाल किया, जिससे डबल कैशबैक मिला। प्रभावी रूप से ये आइटम मुफ्त में मिले और 46,000 का मुनाफा हुआ। इसके बाद आदित्य यांग माओई को बगल के गुची स्टोर में ले गए, जहां उन्होंने 4 जोड़ी कैजुअल जूते, 2 टी-शर्ट और 2 जोड़ी शॉर्ट्स खरीदे, जिनकी कुल कीमत सिर्फ 48,000 थी, जो लुई वुइटन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उचित थी। बेशक ब्रांड का स्टाइल थोड़ा कम महत्वपूर्ण था। इस बार किस्मत अच्छी रही क्योंकि बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड ने 3 गुना कैशबैक प्राप्त किया। न केवल उन्हें आइटम मुफ्त मिले, बल्कि उन्होंने 96,000 का मुनाफा भी कमाया। यांग माओई ने देखा कि आदित्य ने हाई एंड लग्जरी आइटम ऐसे चुने जैसे कि वे सब्जियां खरीद रहे हों। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि कल रात ही आदित्य ने अपने लाइव स्ट्रीम में लगभग 1 मिलियन खर्च किए थे। तुलना में ये खरीदारी क्या थी। इसके अलावा हाई एंड ब्रांड के साथ आपको वास्तविक उत्पाद मिलते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीम में वर्चुअल उपहार देने पर आपको बदले में कुछ नहीं मिलता। ये दो तरह के खर्च पूरी तरह से अलग हैं। चलो बोटेगा वेनेटा को देखते हैं। मुझे उनकी बुनी हुई शैली पसंद है। हाल ही में उन्होंने डिज़ाइनर बदले हैं और इस डिज़ाइन शैली पर जोर नहीं दे रहे हैं। कौन जानता है कि हम भविष्य में उनसे बुनी हुई शैली की वस्तुएं खरीद पाएंगे या नहीं। आदित्य ने शिकायत की। बोटेगा वेनेटा बीवी और लुई वुइटन एलवी 2 चरम सीमाएं हैं। बोटेगा वेनेटा के ज़्यादातर उत्पादों पर लोगो नहीं होते हैं और वे अपनी बुनी हुई शैली के लिए जाने जाते थे। आदित्य ने वस्तुओं को इधर उधर नहीं रखा। वह क्यों रखेगा? हर चीज़ को इधर उधर रखना एक बुरा विचार होगा, है न? इसके बजाय वस्तुओं को संबंधित स्टोर में संग्रहीत किया गया था और उसने फ़ोन नंबर आरक्षित कर लिया था। खरीदारी खत्म करने के बाद वह स्टोर के कर्मचारियों को आइटम बाहर लाने के लिए बुला सकता था, जिससे उन्हें सीधे कार में लोड करना सुविधाजनक हो जाता था। बोटेगा वेनेटा स्टोर में यांग माओई ने एक लोगो रहित क्लच देखा। उसने कहा, तो ये बैग बोटेगा वेनेटा का है। मेरे सहपाठी ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया था और मुझे लगा कि यह बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना महंगा होगा। बोटेगा वेनेटा का क्लच 19,800 का था। आपको कौन सा रंग पसंद है? आदित्य ने पूछा। यांग माओई ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। मैं बस इस पर टिप्पणी कर रही थी। अरे तुम छोटी सी लड़की, आदित्य ने गुनगुनाया, जल्दी से बताओ कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। मैं तुम्हारे लिए भी एक बैकपैक खरीदूंगी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद यांग माओई ने आइवरी वाइट चुना। आखिरकार वह पहले से ही आदित्य की बहुत सारी देनदार थी, तो एक और क्या था। आदित्य ने लैम्बस्किन से बना एक बुना हुआ स्टाइल वाला बैकपैक चुना। लैम्बस्किन मटेरियल और बुने हुए डिज़ाइन के संयोजन के कारण बोटेगा वेनेटा के लैम्बस्किन बैकपैक काफ़ी नाजुक होते हैं। अगर आप सावधान नहीं हैं तो कोनों पर खरोंच लग जाती है। बेशक यही बोटेगा वेनेटा की शैली है। अगर आइटम क्षतिग्रस्त नहीं होता है तो आप नया खरीदने का औचित्य कैसे सिद्ध कर सकते हैं। बैकपैक की कीमत 29,800 थी और क्लच की कीमत 19,800, कुल मिलाकर 49,600। स्वाभाविक रूप से आदित्य ने बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड का उपयोग करने में संकोच नहीं किया, जिससे उसे 3 गुना कैशबैक मिला और दोनों बैग मुफ्त मिले, जबकि उसे 99,200 का मुनाफा हुआ। आदित्य ने मजाक में कहा कि अगर बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड के उपयोग की संख्या पर कोई सीमा नहीं होती तो वह गुजिन सेंटर में सभी हाई एंड ब्रांड खरीद सकता था। दुर्भाग्य से बेसिक शॉपिंग कैशबैक कार्ड में केवल 5 कैशबैक अवसर थे और वह पहले ही 4 का उपयोग कर चुका था। आखिरी के लिए उसने ज़ैगना से एक लग्जरी सूट चुना जिसकी कीमत सीमा से अधिक थी, जो 62,000 तक पहुंच गई। सौभाग्य से कैशबैक उदार था और 3 बार के साथ कैशबैक मिलने के बाद भी उसे 88,000 का मुनाफा हुआ। पोर्श 911 टर्बो एस की आगे की डिक्की और पीछे की दोनों सीटें शॉपिंग बैग से भरी हुई थीं। आदित्य ने चुपचाप लाइफ विनर सिस्टम में अपने खरीद रिकॉर्ड की जांच की। इतनी सारी खरीदारी के बाद उसे न केवल बहुत सारी लग्जरी वस्तुएं मुफ्त में मिली, बल्कि उसने 410,000 से ज़्यादा मुनाफा भी कमाया।
इतनी अच्छी चीजें आदित्य को और ज्यादा की ही कामना थी। अध्याय 27 ईर्ष्या। बेसिक कंजम्पशन कैशबैक कार्ड ने आदित्य को 410,000 रुपये से अधिक की नकद आय दिलाई और उसे कई उच्च स्तरीय लग्जरी ब्रांड वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से आनंद लेने की अनुमति दी। छोटी सी लड़की, क्या तुम्हें कुछ देर में कुछ करना है? आदित्य ने पूछा। यांग माओई चुपके से हंस पड़ी। 11 बज चुके थे और उसने अनुमान लगाया कि आदित्य उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करने वाला था। मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। ये सेमेस्टर का लगभग अंत है, इसलिए हमारे पास अधिक खाली समय है, यांग माओई ने उत्तर दिया। आदित्य ने उत्तर दिया, सेमेस्टर का लगभग अंत। यांग माओई ने अपना परिचय दिया। मैं एक द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ, सीनियर बहन, बस तुम्हें पता है। कौन सा स्कूल? आदित्य ने सहजता से पूछा। क्यों? यांग माओई ने पलटकर जवाब दिया। मैं बस उत्सुक हूँ। तुम्हें किसी तीसरे दर्जे की यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, है न? आदित्य ने चिढ़ाते हुए कहा। यांग माओई ने जवाब दिया। मैं शेंकिंग यूनिवर्सिटी से हूँ। ठीक है। शेंकिंग यूनिवर्सिटी 985 और 211 की स्थिति वाली एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है। कौन सा कैंपस? मैं तुम्हें छोड़ दूँ, बाद में मेरा कुछ दोस्तों के साथ लंच अपॉइंटमेंट है, आदित्य ने जवाब दिया। सौभाग्य से यांग माओई ने पहले ही लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया था, नहीं तो दर्शक फिर से उसे ट्रोल कर रहे होते। आखिरकार ये भोजन का समय था और आदित्य उसे खाने के लिए अकेला छोड़ रही थी। इस तरह का कदम बहुत ज्यादा दिखावटी होता। यांग माओई वास्तव में आदित्य से दंग रह गई। उसने पहले अनुमान लगाया था कि आदित्य उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करेगा, लेकिन इसके बजाय वह उसे वापस भेज रहा था। यांग माओई के पास कई सवाल थे। आदित्य का वास्तव में क्या मतलब था? वह उसके लिए क्या मायने रखती थी? नया परिसर? यांग माओई ने कुछ निराशा के साथ उत्तर दिया। आदित्य ने पोर्श 911 टर्बो एस स्टार्ट किया, नेविगेशन सेट किया और सीधे शेंकिंग यूनिवर्सिटी के नए परिसर में चला गया। लगभग आधे घंटे बाद आदित्य ने यांग माओई को गेट पर उतार दिया और बिना रुके सीधे चला गया। यांग माओई को स्कूल के गेट पर हैरान परेशान खड़ा छोड़ दिया। वह कौन थी? वह कहाँ थी? उसने क्या किया था? यांग माओई, एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। यांग माओई ने मुड़कर देखा कि वह कौन थी। लियू लिंगलिंग। लियू लिंगलिंग यांग माओई की सहपाठी थी उसी विषय में, हालांकि वे एक ही छात्रावास में नहीं रहते थे। उनके छात्रावास एक दूसरे के ठीक सामने थे और वे अक्सर एक दूसरे से मिलते थे, इसलिए वे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन करीबी दोस्त नहीं थे। क्या वह अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? लियू लिंगलिंग ने पूछताछ करते हुए पूछा। उसने अभी अभी यांग माओई को पोर्श 911 से उतरते देखा था। उसके हाथ में 2 डाई शॉपिंग बैग और एक बोटेगा वेनेटा शॉपिंग बैग था। यांग माओई इससे इनकार करना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। वह जानती थी कि लियू लिंगलिंग को पता है कि वह एक स्ट्रीमर है, और वह ये भी जानती थी कि लियू लिंगलिंग उससे ईर्ष्या करती है। आखिरकार यांग माओई अपनी पढ़ाई में अव्वल थी, सुंदर थी और हर तरह से लियू लिंगलिंग से बेहतर थी। अगर वह इस बात से इनकार करती कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने आया है, तो लियू लिंगलिंग शायद स्कूल में जाकर उसके रखेल होने या इससे भी बदतर कुछ के बारे में अफवाहें फैलाती। क्योंकि ईमानदारी से स्थिति बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। यांग माओई ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, तुम्हारा वाकई एक बॉयफ्रेंड है। लियू लिंगलिंग ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, लेकिन यह वास्तव में सिर्फ एक परीक्षा थी। यांग माओई ने लियू लिंगलिंग की छोटी सी चाल को समझ लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बदसूरत नहीं हूँ और मैं ठीक ठाक हूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? वैसे मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बढ़िया है। न केवल वह मेरी स्ट्रीमिंग का समर्थन करता है, बल्कि वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। लियू लिंगलिंग ने यांग माओई के हाथों में शॉपिंग बैग देखे और ईर्ष्या महसूस करते हुए कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी बूढ़ा होगा, है न? यांग माओई ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा, तुम्हें निराश करने के लिए खेद है। मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियू लिंगलिंग चौंक गई। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक हुआ है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? यांग माओई ने पलटवार किया। वह लियू लिंगलिंग को कोई छूट नहीं देने वाली थी। केवल अपनी बात पर अड़े रहने से ही लियू लिंगलिंग चुप हो सकती थी। आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड के बारे में शेखी बघारने से ही वह और अधिक आत्मविश्वासी लगती थी। लियू लिंगलिंग केवल उदास होकर कह सकी, हमारे विभाग की देविका वास्तव में एक प्रेमी है। आप उसे कब हमारे पास लाएंगे ताकि हम उससे मिल सकें? यांग माओई ने शांति से जवाब दिया, जब उसके पास समय होगा। फिर उसने स्पष्ट कर दिया कि वह जाने के लिए तैयार है। अब वह लियू लिंगलिंग से बात नहीं करना चाहती, जो कि एक ठेठ षड्यंत्रकारी किस्म की लड़की लग रही थी। जब वह अपने छात्रावास में लौटी तो उसकी एक रूममेट चौंक गई। वाह यांग माओई, क्या तुमने अपनी स्ट्रीम पर कुछ पोस्ट किया है? सुन शियाओलुंग ने यांग माओई को घूरते हुए पूछा। सुन शियाओलुंग काफ़ी भौतिकवादी थी और उसे लग्जरी ब्रांड्स के बारे में बहुत कुछ पता था। चाहे नए कपड़े हों या बैग, वह हमेशा अपडेट रहती थी।
छोटी और गोल मटोल खाने की शौकीन टैंग पिंग ने उलझन में यांग माओई को देखा और पूछा, क्या माओ माओ अमीर हो गई है? क्या इसका मतलब है कि वह अब हमें खाना खिला सकती है? ठंडी देवी जूनवो ने भी देखा। वह यांग माओई से 1.72 मीटर लंबी थी और उसका व्यक्तित्व ठंडा था, जिससे उसे ठंडी देवी की उपाधि मिली। जूनवो ने कुछ नहीं कहा, बस इधर उधर देखती रही। सन शियाओनु ने आलोचना की, तांग, क्या तुम हर समय खाने के बारे में नहीं सोच सकती? यांग माओई ने जो स्कर्ट पहनी है। अध्याय 27 ईर्ष्या। बेसिक कंजम्पशन कैशबैक कार्ड ने आदित्य को 410,000 रुपये से अधिक की नकद आय दिलाई और उसे कई उच्च स्तरीय लग्जरी ब्रांड वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से आनंद लेने की अनुमति दी। छोटी सी लड़की, क्या तुम्हें कुछ देर में कुछ करना है? आदित्य ने पूछा। यांग माओई चुपके से हंस पड़ी। 11 बज चुके थे और उसने अनुमान लगाया कि आदित्य उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करने वाला था। मेरे पास कुछ भी करने को नहीं है। ये सेमेस्टर का लगभग अंत है, इसलिए हमारे पास अधिक खाली समय है, यांग माओई ने उत्तर दिया। आदित्य ने उत्तर दिया, सेमेस्टर का लगभग अंत। यांग माओई ने अपना परिचय दिया। मैं एक द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ, सीनियर बहन, बस तुम्हें पता है। कौन सा स्कूल? आदित्य ने सहजता से पूछा। क्यों? यांग माओई ने पलटकर जवाब दिया। मैं बस उत्सुक हूँ। तुम्हें किसी तीसरे दर्जे की यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, है न? आदित्य ने चिढ़ाते हुए कहा। यांग माओई ने जवाब दिया, मैं शेनकिंग यूनिवर्सिटी से हूँ। ठीक है। शेनकिंग यूनिवर्सिटी 985 और 211 की स्थिति वाली एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है। कौन सा कैंपस? मैं तुम्हें छोड़ दूँ, बाद में मेरा कुछ दोस्तों के साथ लंच अपॉइंटमेंट है, आदित्य ने जवाब दिया। सौभाग्य से यांग माओई ने पहले ही लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया था, नहीं तो दर्शक फिर से उसे ट्रोल कर रहे होते। आखिरकार ये भोजन का समय था और आदित्य उसे खाने के लिए अकेला छोड़ रही थी। इस तरह का कदम बहुत ज्यादा दिखावटी होता। यांग माओई वास्तव में आदित्य से दंग रह गई। उसने पहले अनुमान लगाया था कि आदित्य उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करेगा, लेकिन इसके बजाय वह उसे वापस भेज रहा था। यांग माओई के पास कई सवाल थे। आदित्य का वास्तव में क्या मतलब था? वह उसके लिए क्या मायने रखती थी? नया परिसर? यांग माओई ने कुछ निराशा के साथ उत्तर दिया। आदित्य ने पोर्श 911 टर्बो एस स्टार्ट किया, नेविगेशन सेट किया और सीधे शेनकिंग यूनिवर्सिटी के नए परिसर में चला गया। लगभग आधे घंटे बाद आदित्य ने यांग माओई को गेट पर उतार दिया और बिना रुके सीधे चला गया। यांग माओई को स्कूल के गेट पर हैरान परेशान खड़ा छोड़ दिया। वह कौन थी? वह कहाँ थी? उसने क्या किया था? यांग माओई, एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। यांग माओई ने मुड़कर देखा कि वह कौन थी। लियू लिंगलिंग। लियू लिंगलिंग यांग माओई की सहपाठी थी उसी विषय में, हालांकि वे एक ही छात्रावास में नहीं रहते थे। उनके छात्रावास एक दूसरे के ठीक सामने थे और वे अक्सर एक दूसरे से मिलते थे, इसलिए वे एक दूसरे को जानते थे, लेकिन करीबी दोस्त नहीं थे। क्या वह अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? लियू लिंगलिंग ने पूछताछ करते हुए पूछा। उसने अभी अभी यांग माओई को पोर्श 911 से उतरते देखा था। उसके हाथ में 2 डाई शॉपिंग बैग और एक बोटेगा वेनेटा शॉपिंग बैग था। यांग माओई इससे इनकार करना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। वह जानती थी कि लियू लिंगलिंग को पता है कि वह एक स्ट्रीमर है, और वह ये भी जानती थी कि लियू लिंगलिंग उससे ईर्ष्या करती है। आखिरकार यांग माओई अपनी पढ़ाई में अव्वल थी, सुंदर थी और हर तरह से लियू लिंगलिंग से बेहतर थी। अगर वह इस बात से इनकार करती कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने आया है, तो लियू लिंगलिंग शायद स्कूल में जाकर उसके रखेल होने या इससे भी बदतर कुछ के बारे में अफवाहें फैलाती। क्योंकि ईमानदारी से स्थिति बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। यांग माओई ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, तुम्हारा वाकई एक बॉयफ्रेंड है। लियू लिंगलिंग ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, लेकिन यह वास्तव में सिर्फ एक परीक्षा थी। यांग माओई ने लियू लिंगलिंग की छोटी सी चाल को समझ लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बदसूरत नहीं हूँ और मैं ठीक ठाक हूँ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? वैसे मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बढ़िया है। न केवल वह मेरी स्ट्रीमिंग का समर्थन करता है, बल्कि वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। लियू लिंगलिंग ने यांग माओई के हाथों में शॉपिंग बैग देखे और ईर्ष्या महसूस करते हुए कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफ़ी बूढ़ा होगा, है न? यांग माओई ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा, तुम्हें निराश करने के लिए खेद है। मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक किया है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू लिंगलिंग चौंक गई। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी अभी हाई स्कूल से स्नातक हुआ है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? यांग माओई ने पलटवार किया। वह लियू लिंगलिंग को कोई छूट नहीं देने वाली थी। केवल अपनी बात पर अड़े रहने से ही लियू लिंगलिंग चुप हो सकती थी। आखिरकार अपने बॉयफ्रेंड के बारे में शेखी बघारने से ही वह और अधिक आत्मविश्वासी लगती थी। लियू लिंगलिंग केवल उदास होकर कह सकी, हमारे विभाग की देविका वास्तव में एक प्रेमी है। आप उसे कब हमारे पास लाएंगे ताकि हम उससे मिल सकें? यांग माओई ने शांति से जवाब दिया, जब उसके पास समय होगा।
फिर उसने स्पष्ट कर दिया कि वह जाने के लिए तैयार है। अब वह लियू लिंगलिंग से बात नहीं करना चाहती, जो कि एक ठेठ षड्यंत्रकारी किस्म की लड़की लग रही थी। जब वह अपने छात्रावास में लौटी तो उसकी एक रूममेट चौंक गई। वाह यांग माओई, क्या तुमने अपनी स्ट्रीम पर कुछ पोस्ट किया है? सुन शियाओलुंग ने यांग माओई को घूरते हुए पूछा। सुन शियाओलुंग काफ़ी भौतिकवादी थी और उसे लग्जरी ब्रांड्स के बारे में बहुत कुछ पता था। चाहे नए कपड़े हों या बैग, वह हमेशा अपडेट रहती थी। छोटी और गोल मटोल खाने की शौकीन टैंग पिंग ने उलझन में यांग माओई को देखा और पूछा, क्या माओ माओ अमीर हो गई है? क्या इसका मतलब है कि वह अब हमें खाना खिला सकती है? ठंडी देवी जूनवो ने भी देखा। वह यांग माओई से 1.72 मीटर लंबी थी और उसका व्यक्तित्व ठंडा था, जिससे उसे ठंडी देवी की उपाधि मिली। जूनवो ने कुछ नहीं कहा, बस इधर उधर देखती रही। सन शियाओलू ने आलोचना की, तांग, क्या तुम हर समय खाने के बारे में नहीं सोच सकती? यांग माओई ने जो स्कर्ट पहनी है। अध्याय 28 अपग्रेड, आपकी आय दोगुनी होने की कामना। इस बीच आदित्य ने एक बार फिर अपनी पोर्श 911 टर्बो एस को स्टारलाइट सेंटर में पार्क किया। अगर वह इसे सीधे घर ले जाता तो उसके माता पिता निश्चित रूप से पागल हो जाते। जहां तक बड़े और छोटे बैग में लग्जरी ब्रांड के सामान की बात है, आदित्य ने उन्हें घर ले जाने का कोई इरादा नहीं दिखाते हुए बस कार में फेंक दिया था। दोपहर के करीब 1 बजे आदित्य ने स्टारलाइट सेंटर में आराम से बीफ नूडल्स का एक कटोरा खाया। आखिरकार आदित्य एक पेशेवर खिलाड़ी नहीं था और बीफ नूडल्स से उसे कोई नुकसान नहीं था। जब वह घर पहुंचा तो आदित्य बेडरूम में अपने बिस्तर पर वापस लेट गया और अपने लाइफ विनर सिस्टम की जानकारी की जांच की। उसने सुबह गुजिन सेंटर में लगभग 280,000 रुपये खर्च किए थे, इसलिए लाइफ विनर सिस्टम को ऊपर उठ जाना चाहिए था, है ना? वास्तव में ऊपर उठ गया था। होस्ट आदित्य, स्तर 2, शेष 92,840 रुपये। आशीर्वाद 0.2 रुपये सेकंड। अनुभव 1,79,228 बटा 2 लाख। आकर्षण 70। कौशल ड्राइविंग कुशल, अंग्रेजी कुशल। लाइफ विनर सिस्टम को दूसरे स्तर पर अपग्रेड किया गया और यह पता चला कि आदित्य ने इस पर बहुत ज़्यादा सोचा था। अपग्रेड के बाद प्रति सेकंड आशीर्वाद आय 0.1 रुपये से बढ़कर 0.2 रुपये हो गई, सीधे 1 रुपये पर नहीं। आदित्य ने जल्दी से गणित कर लिया। भले ही प्रति सेकंड आशीर्वाद आय केवल 0.2 रुपये तक बढ़ी, फिर भी यह एक दिन में 17,280 रुपये होगी और महीने में 30 दिन मानकर ये 518,400 रुपये होगी। 6 मिलियन रुपये से अधिक वार्षिक आय, ये कैसा रहेगा? इसके अलावा आशीर्वाद आय जीवन विजेता प्रणाली की मूल आय है। क्या आपने जीवन विजेता प्रणाली द्वारा ट्रिगर किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में सुना है? इससे पहले एक लाइव स्ट्रीम उपहार देने के दौरान आदित्य ने सीधे 3 मिलियन कमाए और गुजिन सेंटर में मुफ्त में खाने के बाद उसने 410,000 से अधिक कमाए। ये भी आदित्य की आय का हिस्सा थे। आदित्य ने अपग्रेड अनुभव पर नज़र डाली। गुजिन सेंटर में खर्च ने लगभग दूसरा स्तर भर दिया, इसलिए यदि उसने कुछ और चीज़ें खरीदी तो वह फिर से स्तर बढ़ा सकता था, है ना? आदित्य ने सोचा कि अंतिम 20,000 अनुभव बिंदुओं को भरने के लिए क्या खरीदना चाहिए। फ्रीलोडिंग कार्ड के बिना भी वह ऐसा कर सकता था। आखिरकार अपग्रेड करने के बाद आशीर्वाद आय में वृद्धि होगी, इसलिए 20,000 रुपये और खर्च करना महत्वहीन लग रहा था, है ना? आदित्य ने अनुमान लगाया कि यदि वह फिर से लेवल अप करता है तो क्या आशीर्वाद आय में केवल 0.1 रुपये की वृद्धि होगी। लेकिन भले ही ये केवल 0.1 रुपये की वृद्धि हो, फिर भी यह इसके लायक होगा। हालांकि उसने एक बार फिर लाइफ विनर सिस्टम को लेवल अप करने की योजना बनाई थी, आदित्य जल्दबाजी में नहीं था। वह इसके बारे में छोटा मोटा नहीं होने वाला था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वह 1 दिन पहले लेवल अप करता है या 2 दिन बाद? सिस्टम अपग्रेड के बारे में पढ़ने के बाद आदित्य बिस्तर से उठ गया। वह लीग ऑफ लेजेंड्स के कुछ राउंड खेलने की योजना बना रहा था। शायद ये बीफ नूडल्स था जिसकी वजह से वह लगातार 2 गेम हार गया। अरे, बीफ नूडल्स वाकई जहरीले थे, आदित्य ने शिकायत की। तीसरे मैच में आदित्य ने सीधे ऑल चैनल चैट में एक संदेश भेजा। सिंड्रा, अपना भुगतान खाता भेजें, 200 रुपये में 3 हत्याएं। चूंकि बीफ नूडल्स जहरीले थे, इसलिए उसने डिटॉक्सिफाई करने के लिए नकदी का उपयोग करने का फैसला किया। आदित्य मिड लेन निंजा जेड के रूप में खेल रहा था। अगर वह लेन में सिंड्रा का सामना करता तो आदित्य के कौशल के आधार पर यह लगभग 70/30 मैचअप होता। सिंड्रा ने तुरंत अपना भुगतान खाता भेज दिया। आदित्य ने समय बर्बाद नहीं किया और 200 रुपये भेज दिए। जहां तक धोखाधड़ी का सवाल है, हाँ, ये सिर्फ 200 रुपये था। इसके अलावा क्या लोगों के बीच बुनियादी भरोसा अभी भी मौजूद नहीं था? खुद खाता जांचें। सबसे पहले मुझे 3 हत्याएं दिलाएं। आदित्य ने संदेश भेजा। समझ गया, मैं उन्हें तुरंत पहुंचा दूंगा। सिंड्रा ने तुरंत हत्याएं खिलाना शुरू कर दिया।
दुश्मन टीम के अन्य 4 खिलाड़ियों ने देखा कि क्या हो रहा था और उन्होंने तुरंत संदेश भेजे। जंगल ली सिन ने सबसे पहले जवाब दिया, बड़े मालिक, क्या आपको अभी भी किल की ज़रूरत है? मेरा भुगतान खाता 150 रुपये में 3 किल। शीर्ष लेन खिलाड़ी को पीछे नहीं रहना था। मैंने टेलीपोर्ट लाया, 100 रुपये में 3 किल, कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, भुगतान खाता भेजें। निचले लेन की जोड़ी ने भी अपनी कीमतों के साथ इसका अनुसरण किया। नतीजतन मैच विभिन्न तरीकों से किल खिलाने के खेल में बदल गया और आदित्य ने उदारतापूर्वक अपने प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी को 200 रुपये भेजे। नकद शक्ति के माध्यम से जीतने की खुशी बहुत कम थी। आदित्य ने छोड़ने से पहले केवल एक मैच खेला। लियांग जी, क्या आप वहाँ हैं? इसे देखें। जो कांग ने वीचैट पर आदित्य को एक छवि भेजी। ये जो कांग के क्षणों का एक स्क्रीनशॉट था। स्क्रीनशॉट में हे सिमिंग ने एक घड़ी दिखाते हुए एक स्टेटस अपडेट पोस्ट किया था। आदित्य ने करीब से देखने के लिए छवि पर जूम इन किया। हे सिमिंग अपने नए संग्रह से एक लॉन्गिन्स मूनफेस घड़ी दिखा रहे थे, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये है। ज़्यादातर लॉन्गिन्स घड़ियों पर 10-20% की छूट मिलती है। आदित्य ने तुरंत अपने वीचैट मोमेंट्स को चेक करने के लिए खोला। उन्होंने हे सिमिंग को एक दोस्त के रूप में लिखा था क्योंकि वे सहपाठी थे और उन्होंने सभी सहपाठियों को दोस्तों के रूप में जोड़ा था। हालांकि आदित्य ने कुछ दिलचस्प देखा। हे सिमिंग की नवीनतम पोस्ट में आदित्य से बिल्कुल छिपा हुआ था, क्योंकि आदित्य उसकी पिछली पोस्ट देख सकता था लेकिन नवीनतम पोस्ट नहीं। तो ऐसा लग रहा था कि हे सिमिंग ने आदित्य को विशेष रूप से ब्लॉक कर दिया था। क्या हे सिमिंग ने पोस्ट करते समय अपनी शान शौकत छिपाई थी? लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह समझ में आया। पिछली क्लास रियूनियन के दौरान आदित्य ने अपनी पोस्ट 911 को लगभग 3 मिलियन रुपए की कीमत पर दिखाया था, तो हे सिमिंग अभी भी आदित्य के सामने 20,000 रुपये की घड़ी दिखाने में कैसे सहज महसूस कर सकता था। डिंग, दैनिक कार्य। हे सिमिंग की शेखी बघारना। आदित्य ने दैनिक कार्य को देखा और लगभग जोर से हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था कि लाइफ विनर सिस्टम भी हे सिमिंग के शान शौकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अध्याय 29 प्रथम श्रेणी की मुठभेड़। डिंग, दैनिक कार्य। हे सिमिंग के दिखावटी व्यवहार का प्रतिकार करें। कार्य की आवश्यकता। मेजबान को 1 मिलियन रुपये से अधिक मूल्य की घड़ी खरीदनी होगी और प्रतिकार करने के लिए इसे वीचैट पर पोस्ट करना होगा। कार्य पुरस्कार। कार्य की विशिष्ट स्थिति के आधार पर वास्तविक समय में निर्णय लिया जाएगा। विफलता दंड। कोई नहीं। 1 मिलियन रुपये की घड़ी। आदित्य को तुरंत एक ब्रांड का ख्याल आया। पाटेक फिलिप। अल्ट्रा लग्जरी ब्रांडों में पाटेक फिलिप शिखर पर पहुंच गया है। एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है जो अन्य सभी पहाड़ों को नीचे देख रहा है। एक बार पाटेक फिलिप के बराबर वैचेरॉन कॉन्स्टेंटिन अब एक स्तर से पीछे हो गया है। यही बात ऑडेमस पिगुएट के लिए भी लागू होती है, जो पाटेक फिलिप से एक स्तर पीछे है। मिलियन रुपये की रेंज वाली घड़ी के लिए आदित्य का पहला विचार पाटेक फिलिप था। वर्तमान में आदित्य के पास 3.4 मिलियन रुपये से अधिक है, जो 1 मिलियन रुपये की घड़ी खरीदने के लिए पर्याप्त से अधिक है, लेकिन पाटेक फिलिप खरीदना थोड़ा परेशानी भरा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रेट समर कंट्री में पाटेक फिलिप के केवल 2 आधिकारिक स्टोर थे, एक मैजिक सिटी में और दूसरा राजधानी शहर में। आदित्य ने परामर्श के लिए दोनों स्टोर से संपर्क किया और आखिरकार मैजिक सिटी जाने का फैसला किया। उसका तर्क ये था कि हाई स्कूल की परीक्षाओं के कारण उसे छुट्टी मिली थी और उसने वहां एक यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी। इसके अलावा उसके पास अपने माता पिता से 20,000 रुपये से अधिक की पॉकेट मनी थी, इसलिए वे शायद उसे नहीं रोकेंगे। शाम को लगभग 9 बजे एन शेंग्यू और सन जिया एक साथ घर लौटे और आदित्य ने मैजिक सिटी की यात्रा करने की अपनी योजना का उल्लेख किया। एन शेंग्यू ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा, तुम जा सकते हो लेकिन सावधान रहना। वैसे तुम किसके साथ जा रहे हो? मैं अकेले ही देखने जा रहा हूँ, आदित्य ने जवाब दिया। अकेले ही? एन शेंग्यू ने उसे ध्यान से देखा। आदित्य ने सिर हिलाया। क्यों नहीं? सन जिया ने बीच में टोका। अगर तुम जा रहे हो तो जाओ। मैंने सुना है कि वहाँ कोई थीम पार्क है। हम तुम्हें 5,000 रुपये देंगे, लेकिन सुनिश्चित करो कि तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? आदित्य ने मना नहीं किया। धन्यवाद माँ। एन शेंग्यू ने सन जिया को घूरा, लेकिन फिर भी उसके सुझाव का पालन किया और 5,000 रुपये आदित्य के वीचैट खाते में स्थानांतरित कर दिए। आदित्य ने इसे स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। अगर वह इसे स्वीकार नहीं करता तो उसे बहुत देर तक समझाना पड़ता। उस रात आदित्य ने अगले दिन दोपहर 3 बजे मैजिक सिटी के लिए प्रथम श्रेणी की फ्लाइट टिकट बुक की और वहां के सबसे मशहूर लग्जरी होटल योंगवान अमन को रिजर्व किया। लाइफ विनर सिस्टम मिलने के बाद से आदित्य जीवन का आनंद लेने के लिए और भी इच्छुक हो गया। हालांकि एक बड़े शख्स ने एक बार कहा था कि इकोनॉमी क्लास और फर्स्ट क्लास एक ही समय पर आते हैं, इसलिए फर्स्ट क्लास पर पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे बड़े शख्स ने दावा किया कि फर्स्ट क्लास में बिजनेस के अवसर मिल सकते हैं, इसलिए इसे चुनना बेहतर है। कैसे चुनें? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि वॉलेट इसका समर्थन करता है या नहीं।
अगर वॉलेट इसका समर्थन करता है तो बस जो भी आपको पसंद हो उसे चुनें। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद आदित्य ने स्टारलाइट सेंटर से शेंकिंग के T3 टर्मिनल तक गाड़ी चलाई। हालांकि हवाई अड्डे पर पार्किंग शुल्क 120 रुपये प्रतिदिन था, लेकिन यह आदित्य को ज़्यादा नहीं लगा। वर्तमान में लाइफ विनर सिस्टम को अपग्रेड किया गया था और उनकी दोगुनी आशीर्वाद आय के साथ उनकी दैनिक आशीर्वाद आय 17,280 रुपये तक पहुंच गई थी। 120 रुपये पार्किंग शुल्क मुश्किल से ध्यान देने योग्य था। शेंकिंग एयरपोर्ट के T3 टर्मिनल पर आदित्य ने लुई वुइटन की गर्मियों की पोशाक, गुची डैड शूज़ पहने हुए थे और लाउंज की ओर बढ़ते हुए एक बोट्टेगा वेनेटा बुना हुआ बैकपैक ले गए। बैकपैक में गुची का एक अतिरिक्त गर्मियों का पहनावा भी था। अपने द्वारा बुक किए गए प्रथम श्रेणी के टिकट के साथ आदित्य VIP लाउंज में प्रतीक्षा कर सकता था, जहां कर्मचारी उसे बोर्ड करने का समय याद दिलाते थे और उसे पहले से ही बोर्ड करने की अनुमति देते थे। दोपहर 2:30 बजे एक लाउंज अटेंडेंट ने आदित्य को बोर्ड करने की याद दिलाई और उसने विमान में चढ़ने के लिए प्रथम श्रेणी के बोर्डिंग चैनल का उपयोग किया। आदित्य ने जो सीट चुनी थी वह गलियारे के पास थी। जब वह बोर्ड पर चढ़ा तो एक युवा महिला यात्री पहले से ही खिड़की के पास बैठी थी। उसने बड़े मेढक के आकार का धूप का चश्मा और हल्का नीला मुखौटा पहना हुआ था, जो गोपनीयता पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था। क्या ये कोई सेलिब्रिटी हो सकता है? आदित्य ने अपने मन में अनुमान लगाया। जब आदित्य उसे आंक रहा था तो युवा महिला यात्री ने भी अपनी आंखों के कोने से उसे देखा। आदित्य के लुई वुइटन आउटफिट ने उसे अनायास ही तिरस्कार में अपने होंठ सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। आदित्य का बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर स्विच कर दिया और संगीत सुनने के लिए हेडफोन लगा लिया। शेंकिंग से मैजिक सिटी तक की उड़ान बहुत छोटी थी, केवल 2 घंटे की। जैसे ही विमान बादलों से गुजरा और स्थिर हुआ, एक फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास आए और उसने धीरे से पूछा, सर, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? आदित्य ने फ्लाइट अटेंडेंट पर एक नज़र डाली और निराश हो गया। क्या प्रथम श्रेणी में फ्लाइट अटेंडेंट सुंदर नहीं होनी चाहिए थी? वे सभी झूठे थे। मैं संतरे का जूस लूंगा, आदित्य ने जवाब दिया। उसी समय खिड़की के पास बैठी महिला यात्री बोली, मैं भी संतरे का जूस लूंगा। ठीक है, कृपया 1 मिनट रुकिए, फ्लाइट अटेंडेंट ने जवाब दिया। 2 मिनट से भी कम समय में फ्लाइट अटेंडेंट 2 संतरे लेकर आए। संतरे के जूस के गिलास। अंत में आदित्य ने अपने बगल में बैठी महिला यात्री की शक्ल देखी। वास्तव में वह एक खूबसूरत महिला थी। वह उसकी जानकारी की जांच करने के लिए सूचना स्कैनिंग सिस्टम का उपयोग करने से खुद को रोक नहीं सका। लियांग जू, ऊंचाई 170 सेमी, वजन 48 किलो, सुंदरता स्कोर 96 फिगर स्कोर 88 विशेष 88 दीर्घकालिक उच्च तीव्रता वाला काम, उपस्वस्थ अवस्था। लाइफ विनर सिस्टम के अपग्रेड के बाद सूचना स्कैनिंग सिस्टम अब ऊंचाई, वजन और विशेष स्कोर के लिए स्पष्टीकरण सहित अधिक विवरण एकत्र करता है। आदित्य ने लियांग जू पर नजर डाली और उसके शानदार मेकअप के नीचे काले घेरे और आंखों के नीचे बैग को ध्यान से देखा। अगर 88 का विशेष स्कोर न होता तो आदित्य को लगता कि वह समय प्रबंधन में एक विशेषज्ञ है। लियांग जू, ये नाम जाना पहचाना लगता है। आदित्य ने ध्यान से सोचा और आखिरकार उसे अपनी पहचान याद आ गई। ये लियांग जू SHN समूह का सदस्य लग रहा था, है ना? अध्याय 30, एक और मुलाकात। SHN समूह में लियांग जू की लोकप्रियता अपेक्षाकृत मामूली थी, बहुत प्रसिद्ध नहीं थी। हालांकि वह दुर्लभ, एक सदी में एक बार सुंदर लड़कियों की तरह प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन वह आदित्य के सौंदर्य मानकों से पूरी तरह मेल खाती थी। यही वजह है कि उसका सौंदर्य स्कोर 96 जितना ऊंचा था, जो लगभग ली जियान के बराबर था। दुर्भाग्य से उसके फिगर में थोड़ी खामी थी, जिसके कारण उस क्षेत्र में उसकी रेटिंग केवल 88 थी, जो ली जियान के स्कोर से बहुत कम थी। लियांग जू, आदित्य ने संकोच से कहा। लियांग जू ने विनम्रता से जवाब दिया, नमस्ते, मैं SHN से लियांग जू हूँ। अगर आदित्य ने उसे नहीं पहचाना होता तो लियांग जू ने स्वाभाविक रूप से उसे अनदेखा कर दिया होता, लेकिन चूंकि आदित्य ने उसे पहचान लिया था, इसलिए वह उसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। आखिरकार वह एक आदर्श थी और इस तरह उसे एक आदर्श व्यक्तित्व बनाए रखना था। अगर वह उसे अनदेखा करती और वह इसे रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट कर देता तो इसे उसकी लोकप्रियता को नुकसान पहुंच सकता था। नमस्ते, मैं आदित्य हूं, सही व्यक्ति के लौटने का इंतजार कर रहा हूं, आदित्य ने अपना परिचय दिया। नमस्ते मिस्टर एन, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लियांग जू ने फिर विनम्रता से जवाब दिया। आदित्य ने सहजता से पूछा, क्या आप मैजिक सिटी अकेले जा रहे हैं? लियांग जू ने जवाब दिया, अन्य लोग मेरे पीछे हैं। पीछे से उसका स्वाभाविक रूप से मतलब इकोनॉमी क्लास से था। लियांग जू सिर्फ औसत लोकप्रियता वाली एक आदर्श महिला थी और उसकी आय सीमित थी। वह अपने आदर्श व्यक्तित्व के कारण केवल प्रथम श्रेणी में थी। मिस्टर एन, क्या आप दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए मैजिक सिटी जा रहे हैं? लियांग जू ने विनम्रता से पूछा। अगर वह कर सकती तो वह अपनी आंखें बंद करके आराम करना पसंद करती। वह विभिन्न वाणिज्यिक प्रदर्शनों के अपने शेड्यूल से बेहद थक गई थी।
हाँ, मैं घर पर थोड़ा ऊब गया हूँ, इसलिए मैंने मैजिक सिटी की यात्रा करने का फैसला किया, आदित्य ने लापरवाही से जवाब दिया। वहाँ पैटेक फिलिप खरीदने का जिक्र नहीं किया। ऐसा कहना शेख ही बघारने जैसा लगेगा, भले ही ऐसा ना हो। वास्तव में एक दिन पहले ही आदित्य ने मैजिक सिटी में पैटेक फिलिप बुटीक में अपॉइंटमेंट लिया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास वह घड़ी है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। यही वजह थी कि उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। अन्यथा क्या राजधानी का दौरा करना और ध्वज उद्घाटन समारोह देखना अच्छा नहीं होता? दोनों ने कुछ मिनटों तक कुछ अजीब सी छोटी छोटी बातें की, जिसके बाद लियांग जू ने अपनी आंखें आराम करने का नाटक किया। आदित्य ने उससे वीचैट नहीं मांगा। आखिरकार वह एक आदर्श, एक सेलिब्रिटी थी और इस स्थिति में उससे वीचैट मांगना आत्महीनता होगी। जब लियांग जू ने अपनी आंखें आराम से रखीं तो उसने चुपचाप राहत की सांस ली क्योंकि आदित्य ने उस पर दबाव नहीं डाला था। अगर वह ऐसा करता तो उसके पास उसका मनोरंजन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लगता है ये नवधनाढ्य इतना बुरा नहीं है, लियांग जू ने मन ही मन सोचा। फ्लाइट मैजिक सिटी में सुरक्षित रूप से उतरी। जब वे एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो संयोग से आदित्य और लियांग जू का फिर से सामना हुआ। सड़क के किनारे एक काली टोयोटा अल्फॉर्ड लियांग जू का इंतजार कर रही थी। आदित्य ने रोल्स रॉयस फैंटम में बैठने से पहले लियांग जू को थोड़ा सिर हिलाया, जो उसके लिए इंतजार कर रही थी, जो कि युनगुआन अमन होटल में बुक की गई पिकअप सेवा का हिस्सा थी। इस पिकअप सेवा की कीमत 8,000 रुपये थी, लेकिन 11 मिलियन रुपए की कीमत वाली रोल्स रॉयस फैंटम इसके लायक थी, क्योंकि यह उसे माकियाओ के युनगुआन अमन होटल ले जा रही थी। लियांग जू ने आश्चर्य से देखा कि आदित्य रोल्स रॉयस में कैसे बैठ गया। शुरू में उसने आदित्य को सिर्फ एक अमीर आदमी समझा था, लेकिन लग्जरी कार देखकर वह अपनी पिछली धारणाओं को बदलने से खुद को नहीं रोक पाए। ये युनगुआन अमन की वीआईपी कार है। अगर ये तथ्य न होता कि उसने उनके 60,000 रुपये प्रति रात के टॉप टियर गार्डन विला को बुक किया होता तो इस पिकअप सेवा की कीमत लगभग 10,000 रुपये होती, लियांग जू के सहायक ने स्थिति को समझाया। लियांग जू ने स्थिति पर आश्चर्य करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। आखिरकार मैजिक सिटी में अमीर लोग हर जगह थे। युनगुआन अमन एक अल्ट्रा लग्जरी होटल था जिसने एक बार होटल के कमरे की दरों के लिए रिकॉर्ड बनाया था। सबसे महंगे गार्डन विला की कीमत 60,000 रुपये प्रति रात थी, जो वास्तव में बहुत महंगा था। और अधिक महंगे 5 सितारा होटलों के बारे में ईमानदारी से वे उसे खुफिया कर की तरह लगे। युनगुआन अमन एक कारण से महंगा था। इसकी शुरुआत जिजियांग के एक प्राचीन गांव से हुई थी और उन्होंने मिंग और किंग राजवंशों के 50 प्राचीन घरों को, साथ ही हजारों प्राचीन कपूर के पेड़ों को स्थानांतरित किया। मूल रूप से उन्होंने मैजिक सिटी में जिजियांग के एक प्राचीन गांव को फिर से बनाया। इस परियोजना की लागत 3.3 बिलियन रुपए थी और इसे पूरा होने में 10 साल लगे। इसके पीछे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व कुछ ऐसा था जिसकी तुलना कोई तथाकथित 6 सितारा या 7 सितारा होटल नहीं कर सकता था। आदित्य ने शीर्ष स्तरीय गार्डन विला बुक नहीं किया था क्योंकि इसमें कई सुइट थे और चूंकि वह अकेले यात्रा कर रहा था, इसलिए उसने एक नियमित मिंगटिंग पवेलियन कमरा चुना। कमरा 160 वर्ग मीटर का था और प्रति रात की कीमत लगभग 9,000 रुपये थी, जो 10,000 रुपये के करीब थी। ये कीमत आदित्य के बजट के भीतर थी और वास्तव में यह एक दिन की आशीर्वाद आय से भी कम थी। जैसे ही रात हुई, आदित्य ने युनगुआन अमन में स्पा सेवाओं का आनंद लिया। वहां का स्पा रूम दुनिया भर के अमन होटलों में सबसे बड़ा स्पा रूम बताया गया था। 2 घंटे की यात्रा के बाद खाने के लिए आदित्य ने अतिरिक्त 6,000 रुपये का भुगतान किया। विशेष सेवाओं के लिए माफ़ करें, आदित्य को इसकी ज़रूरत नहीं थी। मत पूछो, बस इतना जान लो कि आदित्य बहुत मासूम था और ऐसी जगह पर अपनी मासूमियत नहीं खोना चाहता था। अगर उसे कोई कारण बताना था तो वह सिर्फ इतना था कि स्पा अटेंडेंट का विशेष स्कोर सिर्फ 75 अंक था। भले ही उसका सौंदर्य स्कोर 90 था, फिर भी आदित्य ने उसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। आखिरकार आदित्य को जहर दिए जाने का डर था। कौन जानता था कि कोई विशेष वायरस था। इसके अलावा ली जियान और यांग माओई जैसी सुंदरियां थीं जिनके पास उच्च सौंदर्य और विशेष स्कोर दोनों थे। वह स्पा में इतनी तुच्छ चीज पर समझौता क्यों करना चाहेगा।